अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। ये नीचे हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने मैट्रिसेस को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड यूज करने हैं। पहले हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, फिर हमने इसी पार्ट को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन में जितने पार्ट ये में दिए गए हैं, हर पार्ट को हम इन दो मेथड से बारी बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है इसका सोल्यूशन। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। अब देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखें, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए कि इक्वेशन किसको कहते हैं, कि जब भी दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ये ऊपर वाली इक्वेशन देखें, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ रही है, फिर उसके बाद इक्वल का साइन आ रहा है, फिर ये एक नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे देखें, दूसरी इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल का साइन है और उसके बाद एक नंबर आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन यूज हो रहा है। और दूसरा, हम छोटी क्लासेस में इक्वेशन के बारे में पढ़ के आए थे कि जो इक्वेशन होती है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है, ठीक है। देखें, इसमें ये जो x और y आ रहे हैं, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं, एक x है और एक y है, ठीक है। ये इनको वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो वेरिएबल के साथ नंबर्स आ रहे होते हैं, जैसे ये 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कोएफिशिएंट में लिखूँ, जो पहली इक्वेशन है वहाँ पर कोएफिशिएंट एक 2 है, दूसरे वाला भी 2 है, ठीक है। और इसी तरह ये अगर दूसरी इक्वेशन देखें तो इसमें एक कोएफिशिएंट 3 है और एक कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो ये इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो अकेले में नंबर आ रहे होते हैं इक्वेशन में, अलग से जो नंबर्स आते हैं, इनको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दो इक्वेशन में कांस्टेंट कौन से हो गए, ये हो गया 4 और 6, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलके एक इक्वेशन को बनाते हैं। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। देखें, लीनियर का मतलब होता है 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। देखें, यहां पर अब ये x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, इनकी पावर 1 है। क्योंकि देखें, हम अलजबरा में जानते हैं कि किसी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, जैसे ये x है, इसकी पावर 1 हो, तो हम यूजुअली ये जो पावर 1 इसको लिखते नहीं होते, हम इसको इस तरह सिर्फ x करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये x की पावर 1 या x जो है ये सेम है, इक्वल है, ठीक है। यूजुअली हम ये पावर 1 लिखते नहीं होते। इसी तरह अगर एक वेरिएबल y है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y, ठीक है। यानी कि जब पावर वेरिएबल की 1 हो तो वो हम लिखते नहीं होते। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो x वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है, इस y वेरिएबल की पावर भी 1 है। इसी तरह ये नीचे अगर इक्वेशन देखें तो इसमें भी ये x जो वेरिएबल इसकी पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फिर क्या होगा, जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन को इकट्ठा लिख दिया जाता है तो उसको फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखें, यहां पर हर पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इसलिए इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा गया है, ठीक है। इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये दो मेथड यूज करेंगे हम इनको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम ये जो वेरिएबल x और y हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं डिटेल से इस एक्सरसाइज की शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो देखें, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने मैट्रिसेस को यूज करते हुए इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिसेस में, इनके हम मैट्रिसेस बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके 3 मैट्रिसेस बनेंगे। देखें, पहला जो मैट्रिक्स है मैं बनाता हूं, उसमें आप ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको लिख लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद आ गया -2 और फिर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो ये हमने पहला मैट्रिक्स बना लिया जिसमें हमने
इस इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स थे वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप मैट्रिक्स बना दें, उसमें आप वेरिएबल रख लें, ठीक है। या ये एक वेरिएबल यहाँ पर x है और एक वेरिएबल y है, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल रख दिए और उसके बाद इक्वल का साइन आएगा और अब तीसरा मैट्रिक्स बना दें, उसमें आप ये कांस्टेंट वैल्यूज रख दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और 6। ये हमने इन लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया या इनको हमने लिख लिया मैट्रिसेस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखें ये जो यहाँ पर दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे 10 को अगर हम 2 इंटू 5 करके लिखें तो देखें ये भी 10 है और इसका अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा। इसी तरह ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इनको हमने सेपरेट करके इस तरह लिख दिया, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको सेम यही वाली एक्सप्रेशन मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो हमने मैट्रिसेस यहाँ पर लिखे हैं इनको हम नाम दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको मैं ए के को रख लेता हूं, ठीक है। आप कोई सा भी इसको अल्फाबेट यहां पर लिख सकते हैं लेकिन यूजुअली हम ए यूज करते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा 2 -2 3 और 2। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको हम एक्स के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स और वाई। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है कांस्टेंट वाला इसको हम बी के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और 6, ये हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम ये जो मैट्रिसेस हैं इनको हमने ये जो नाम दिए हैं इनसे अगर रिप्लेस करें तो इस मैट्रिक्स की जगह आ जाएगा ए, ठीक है। और इस मैट्रिक्स वेरिएबल वाले मैट्रिक्स की जगह आ जाएगा x इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स की जगह आ जाएगा b, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन अब इस तरह बन गई है। अब देखें चूंकि हमें इस x और y की वैल्यू मालूम करनी है तो हम ये जो x है इसको एक तरफ रखते हैं और इस a को दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहां पर a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये b पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये जो a और b है इनकी पावर क्या है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि वेरिएबल की पावर जब 1 होती है तो वो लिखी हुई नहीं जाती। इसका मतलब है कि इस a की पावर भी 1 है और इस b की पावर भी 1 है, लेकिन हमने लिखी हुई नहीं है। तो अगर हम इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इस a को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर फिर -1 हो जाएगी और साथ में ये आ जाएगा b, ठीक है। यानी कि हमने इस a का इन्वर्स लिख दिया, ठीक है, उलट लिख दिया, और इस तरफ आ जाएगा x, ठीक है। तो अब देखें हमें इस x या एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए ए इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा। जब हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा उसको हम इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस x या एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ए इनवर्स है इसका हमने पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है, ये इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम ये जो डिटर्मिनेंट है ये मालूम कर लेते हैं इस ए का। तो मैं लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट, मैंने मैट्रिक्स ए लिखा और उसको मैंने 2 बार्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद उसकी जो एंट्रीज हैं उनको भी इस तरह 2 स्ट्रेट लाइन या बार्स में लिख दें। तो ये आ जाएगा 2 -2 3 और 2, और यहां पर भी मैं स्ट्रेट लाइन या बार डाल लेता हूं, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। तो देखें अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये जो 2 एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 2, उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, उसके बाद आप ये 2 एंट्रीज इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2 टू द 4 हो गया, और उसके बाद -3 -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 + 6 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई है 10। अब ये जो 10 है ये 0 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ के आए थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको उर्दू में गैर नादर कालब बोलते हैं, ठीक है।
तो यहां पर मैं लिख लेता हूं नॉन सिंगुलर। तो अब चूंकि ये जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें, इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास आ गया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करता हूं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम दो स्टेप्स करते होते हैं कि एक तो ये जो एंट्रीज होती हैं जो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, इनकी हम पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं। यहां पर तो खैर इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा, हम ये जो दो एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर -2 है, इसको आप +2 कर ले। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा हुआ था उसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो हमने -2 को +2 कर दिया और यहाँ पर +3 है, इसको आप -3 कर लें, ठीक है। तो ये हमने इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखें एडजॉइंट भी आ गया इस फार्मूले के लिए और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है। तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में और ये ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ था, आपको जुबानी ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 2 -3 2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 10 आई थी, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। अब देखें नेक्स्ट इसमें हमें ये करना होता है कि ये देखिए जो मैट्रिक्स है ये इस 10 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें इस 10 से इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिवाइड करना होता है। तो देखें अगर इन एंट्रीज को मैं इस 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो एंट्रीज हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि बटा की सूरत में आ जाएंगी। तो चूंकि हमने इस ए इनवर्स को आगे इस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ये एंट्रीज फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है और उसमें स्टूडेंट्स के गलती करने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए ए इनवर्स को हम एज इट इज़ रखते हैं। अब हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं, ठीक है, और इसमें ए इनवर्स और बी की वैल्यूज पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। ये x की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था, ये आ जाएगा x y, ठीक है, और इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 2 -3 2 और डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है। और b की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दें जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स था, ठीक है। तो यहां पर आप ये आ जाएगा 4 और 6। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम ये ऊपर वाले जो दो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखें, हम पहले जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, ये मैंने रो की पहली एंट्री को इस कॉलम की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस रो की सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री क्या है, -3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद सेकंड एंट्री 2 है रो की, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 6 के साथ, ठीक है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8 और प्लस 2 इंटू 6 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये -3 है, यहाँ पर +4 है। जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता, हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो गया और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 8 + 12, ये आ जाएगा 20
और ये -12 + 12 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो पीछे 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब आप इस 10 को इस मैट्रिक्स की दोनों एंटीज पे डिवाइड कर लें तो देखें ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये 10 1 दा 10 और 10 2 टाइम डिवाइड होता है 20 पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ जाती है 2/1। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद ये 10 0 पे डिवाइड होगा तो आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स एक्स वाई के इक्वल है। तो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं एक्स और वाई। ठीक है, अब देखें ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो देखें एक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल हो गया 2 के और वाई इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम लिख लेंगे कि इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर डबल चेक करना चाहते हैं कि आपके ये जो वैल्यूज आई हैं x और y की ये करेक्ट हैं या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन की दोनों साइड पे आपको इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इक्वल वैल्यू आ जाती है दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे तो उसका मतलब है कि आपने ये जो वैल्यूज फाइंड की हैं ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हमें दिया गया था, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, यानी कि हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमने मेथड यूज़ करना है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो देखें क्रैमर रूल्स को यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। इन दो फार्मूलाज की मदद से हम वेरिएबल x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब ये फार्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूलाज जुबानी याद होने चाहिए। अब देखिए अगर आप इन फार्मूलाज को देखें तो इनमें हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। एक हमें मैट्रिक्स ए चाहिए होगा। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करके इस पहले वाले फार्मूले में भी पुट करेंगे और इस दूसरे वाले फार्मूले में भी पुट करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए होगा, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके हम इस पहले वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और तीसरा हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा ए वाई। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले हम ये तीनों मैट्रिक्स लिखते हैं। तो देखिए मैं ये तीनों मैट्रिक्स यहां पर लिखता हूं। पहला मैट्रिक्स हमें चाहिए ए। ठीक है, ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए और इसकी एंट्रीज में अभी लिखता हूं। ये आ गया मैट्रिक्स ए। दूसरा में मैट्रिक्स चाहिए होगा ए एक्स। ठीक है, और इसकी भी मैं अभी एंट्रीज लिखता हूं। और उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स हमें चाहिए ए वाई। ये 3 मैट्रिक्स हमें चाहिए। अब मैं इन तीनों मैट्रिक्स की बारी बारी एंट्री लिखता हूं। ठीक है, तो देखें जो मैट्रिक्स ए है अब इसकी हमने एंट्रीज लिखनी है। तो उसके लिए ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं इनमें जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे। कोएफिशिएंट कौन सी वाली वैल्यूज होती हैं, देखें ये जो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज आ रही है, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये 2 है, -2 है, 3 है, 2 है। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले देखें ये 2x है, यानी कि यहाँ से आप ये 2 ले लीजिए। उसके बाद -2 आ गया और फिर ये 3 आ जाएगा और फिर ये 2 आ जाएगा। तो ये हमने जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी इन लीनियर इक्वेशंस में वो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए में लिख दी। ठीक है, अब ए एक्स मैट्रिक्स है, इसकी हमने एंट्रीज लिखनी है। तो देखें इसके लिए आप ये मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला कॉलम है इसको छोड़ दें, दूसरे वाला कॉलम आप लिख दें, ये आ जाएगा -2 और 2। ठीक है, और ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जगह आप ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज आ रही हैं ये 2 एंट्रीज आप लिख दें। तो ये आ जाएगा 4 और ये 6। ठीक हो गया। अब हम ए वाई मैट्रिक्स लिखते हैं। तो इसके लिए देखें इस मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला कॉलम है ये आप लिखें और सेकंड वाला कॉलम आप छोड़ दें। सेकंड वाले कॉलम की जगह आप ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज आ रही हैं इनको लिख दें। तो ये आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ए एक्स लिखने के लिए मैंने इस मैट्रिक्स का पहले वाला कॉलम छोड़ दिया, उसकी जगह मैंने ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज थी ये पुट कर दी
और ए वाई की एंट्रीज लिखने के लिए मैंने इस मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम छोड़ दिया और उसकी जगह मैंने ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज लिख दी। तो ये हमारे 3 मैट्रिक्स हमारे पास बन गए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि देखें ये फार्मूला में इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। तो मैं लिखूंगा, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, इसको मैंने 2 बार्स के अंदर शो किया, यानी कि इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करने लगा हूं। यह आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अब इसकी जो एंट्रीज हैं उनको भी आप इस तरह 2 बार्स के अंदर शो कर लें। यह आ जाएगा 2, -2, 3 और 2, ठीक है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला में अप्लाई करते हैं कि जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि आप इन 2 एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2, उसके बाद माइनस पुट करें, ये फार्मूले वाला माइनस है, उसके बाद आप ये 2 एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3 इंटू -2, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 2 टू द 4 हो जाएगा, और ये -3 -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 4 + 6 10 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखें ये जो वैल्यू है ये 10 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 का इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि ये चूंकि नॉन सिंगुलर है, मैं लिखूंगा नॉन सिंगुलर, ठीक है। चूंकि ये वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये सिंगुलर आ जाता, ठीक है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाता, तो फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इन दोनों फार्मूलाज में यहाँ पर भी हमें 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड करें तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी कि इन्फिनिटी ये वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है नादर कॉलम और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है गैर नादर कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, यानी कि इन 2 फार्मूलाज में ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम ए एक्स और ए वाई की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले मैं ए एक्स और ए वाई का अलग-अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, फिर हमारे पास जब वैल्यूज आ जाएंगी तो हम वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करें और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले अब ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, तो मैं ये फार्मूला पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू, अब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की जगह आप ये जो ए एक्स का मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज पुट कर दें। ये मैं 2 बार डालूंगा, ठीक है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे। और अब यहां पर ये एंट्रीज आप लिखते हैं 4 -2 6 और 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, तो डिवाइडेड बाय आप 10 कर दें, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं, तो देखें इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि पहले हम ये जो ऊपर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखें डिटर्मिनेंट के लिए क्या फार्मूला होता है कि जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह आपको मैंने यहां पर बताया है। पहले आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4 इंटू 2, उसके बाद माइनस का साइन आएगा जो कि फॉर्मूले वाला माइनस है। अब आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें 6 इंटू -2, तो यह आ जाएगा 6 इंटू -2 और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ये -6 -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएंगे, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया और डिवाइडेड बाय ये 10 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 8 + 12 ये 20 हो गया और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो आप देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास 2/1 यहां पर रह जाएगा।
तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड होती है तो हम 1 नहीं लिखते होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस वेरिएबल x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये फार्मूला पुट करेंगे y वेरिएबल का, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, तो देखें ये ऊपर तो हम जो ये ए वाई मैट्रिक्स है इसकी आप एंट्रीज लिख दें डिटर्मिनेंट के अंदर, ये आ जाएगा 2 4 3 6। ये मैंने 2 बार्स के दरमियान में इसकी एंट्रीज लिख दी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हम ये 10 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा। देखें डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं कि जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया और यहाँ पर बताया। तो देखें ये पहले इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 6 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 4। तो इस तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, ये एंट्रीज और फिर ये एंट्रीज, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10। तो अब देखें ये +12 और -12 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ गया। तो अब ये 10 जब डिवाइड होगा इस 0 पे तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो मैं लिखूंगा सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई, यानी कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये करेक्ट हैं या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करें। अगर इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है दोनों इक्वेशंस के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज है x और y की ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह हमने इन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया क्रेमर्स रूल से। इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है।